Good evening everyone. I am Saksham Pandey, your physics teacher, and today we are going to continue with the topic current electricity. आज का अपना टॉपिक होने वाला है EMF. EMF होगा और हमारा टर्मिनल वोल्टेज होगा और वोल्टेज ड्रॉप होगा और लास्ट होगा इंटरनल रेजिस्टेंस. ये चार टॉपिक इंटरकनेक्टेड ही हैं सब, वो आज पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है. और ये चार टॉपिक किए बिना मैं जाने नहीं दूंगा, तो तुम लोग अगर बात करोगे तो टॉपिक और लंबा ही खिंचेगा. ये इसका वाईफाई चला दो बेटा, प्रक्षत इसकी वाईफाई चला दो. लेक्चर 47. अब कोई बताएगा ईएमएफ क्या होता है? हाँ जी, मैग्नेटिक कहाँ से आ गया? अरे मैग्नेटिक वर्ड यहाँ कहाँ से आ गया? हम लोग तो इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हैं अभी. ठीक है, पहला सही, इलेक्ट्रो और फोर्स सही है, बीच में आएगा मोटिव. ठीक है, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स. अब ये फोर्स क्या कहता है? जैसे तुम लोग पहले तो मुझे बताओ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है. अगर मैंने बोला अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ बैटरी इज 10 वोल्ट्स, तो कोई डिफाइन करेगा व्हाट इज 10 वोल्ट्स? अरे बहुत बढ़िया, आगे आगे. हाँ, कहाँ से कहाँ तक पास कराने के लिए? नहीं नहीं नहीं, हाँ तो वो दोनों पॉइंट होंगे कौन से? हाँ बहुत बढ़िया, बस उल्टा बोल दो, पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्योंकि करंट तो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है ना. ठीक है, बहुत बढ़िया. चलो, पोटेंशियल डिफरेंस तुम लोग को समझ में आता है. अब मैंने अगर बोला पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ बैटरी इज 3 वोल्ट्स, तो डेफिनेशन में क्या बदल जाएगा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. हाँ, मतलब ये तो नहीं बदलेगा ना, जो डेस्टिनेशन है तुम्हारी दोनों, वो तो नहीं बदलेंगी कभी. मैं कितना भी वोल्ट ज़्यादा करूं कम करूं, तो अगर मैं इसको पोर्ट्रे करता हूं, तो देखो मैंने एक सेल बनाई, ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल. अगर मैं बोलता हूं ये बैटरी है हमारी 10 वोल्ट की, इसका मतलब फ्रॉम टेकिंग द क्यू चार्ज हियर टू, अब इसको अगर मैं इसको किसी बैटरी से नहीं कनेक्ट करता हूं, तो इसका कोई चार्ज नहीं इधर से उधर जाने वाला है ना. लेकिन जैसे ही इसको बैटरी से वायर से कनेक्ट करता हूं, कंडक्टर से कनेक्ट करता हूं, तुरंत हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने लगेगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और फ्लो ऑफ करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स को तो हम लोग नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग यही दिखाते हैं. अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट्स. ये जानने के लिए तुम लोग बताओ मैं कौन सा डिवाइस यूज कर सकता हूं. जैसे मान लो अगर यहां पे ना लिखा होता, तो तुमको जानना है नहीं इसका, इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस, तो विच डिवाइस विल बी यूज? हाँ, वोल्ट मीटर. वेरी गुड. वोल्ट मीटर कहाँ लगा दो इस अरेंजमेंट में? यहां पे और यहां पे? नहीं, गलत. बीच में? गलत. पैरेलल कहाँ कहाँ? कहाँ से? यहाँ से? ऐसे? ऐसे? हाँ, अच्छा ठीक है, यहाँ से? ऐसे? और एक यहाँ से भी? हाँ, वेरी गुड. ठीक है, यहाँ पे लगा दें हम लोग एक वोल्ट मीटर. तो क्या बता देगा हमें? पोटेंशियल डिफरेंस बता देगा कि इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक पहुंचने में कितनी इसकी पर हमारी चार्ज, इसकी एनर्जी खर्च हो गई, कि कितना वर्क लगा पर चार्ज. चलो, पोटेंशियल डिफरेंस तो समझ में आया. अब इसी से बस अब इस सर्किट में देखो हो क्या रहा है,
एक तो तुम्हें दिखा जो पोटेंशियल डिफरेंस है बाहर का, है ना, ये चला, इसी को वोल्टेज भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। मगर अंदर भी तो चार्जेस चल रहे हैं ना, जैसे बैटरी के अंदर क्या भरा होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, केमिकल होता है, वी कॉल इट इलेक्ट्रोलाइट, है ना, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और ये दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं उसके। तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर भी तो फ्लो होता रहेगा ना, इनके अंदर बस जैसे बाहर हो रहा है फ्लो ऑफ चार्ज, अंदर हो रहा है फ्लो ऑफ आयंस। समझ में आ रहा है? देखो जैसे अगर मैं बोलता हूं, मान लो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट, अगर मैंने मान लिया H2SO4 है ना, मान लो ये इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक। तो अब ये दो आयंस में टूटेगा, जैसे ही हमारा यही होता ही है, आयंस में टूटता है, तो यही तो केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है। हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं इसका, तो ये H+ आयंस बन जाएंगे और ये SO4-2 आयंस बन जाएंगे। अब ये आयंस तो इसी इलेक्ट्रोलाइट, ये आयंस तो नहीं ट्रैवल करने वाले यहाँ से यहाँ तक, लेकिन इनमें से जो चार्जेस निकल जाएंगे वो ट्रैवल करेंगे। तो चार्ज तो ठीक है, निकल के अपना गए, ठीक है, ऐसे चार्ज गए हमारे फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, नेगेटिव से निकले और यहाँ पे आ गए। लेकिन जो आयंस हैं वो यहीं पे रह जाएंगे और आयंस फ्लो करेंगे इधर से इधर, ठीक है, मतलब जो नेगेटिव आयंस है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ खींचेंगे, जो पॉजिटिव आयंस है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ खींचेंगे। इतना डिटेल में वैसे तुम लोग को जानना नहीं है, लेकिन थ्योरी पूरी अंदर की यही होती है। तो अंदर हमारे बस H+ आयंस होंगे बहुत सारे, अनकाउंटेबल, और SO4-2 आयंस होंगे, है ना। अब जब एक सर्किट कंप्लीट होता है तो साइमल्टेनियसली दोनों चीज हो रही होती है, बाहर से भी चार्जेस इधर से इधर आ रहे हैं और अंदर भी चार्जेस इधर 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 जा रहे हैं, है ना। लेकिन जब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो हम लोग तो सिर्फ बाहर की चीज देखते हैं, है ना, अंदर की चीज नहीं देखते हैं। इसी चीज को हटाने के लिए कि आप ये अंदर की चीज ना इग्नोर करो, जैसे अगर मैं यहाँ पे वर्क निकालता हूँ चार्ज के लिए, ये चार्ज इंडिविजुअली तो यहाँ तक जा नहीं रहा है, इनके ये सब बिना इधर उधर हुए। तो आ जाओ बेटा, आ जाओ, आज इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हैं, तुम भी इलेक्ट्रिसिटी कर लो क्योंकि साकिब नहीं आएगा। हाँ चलो, तो अगर मैं बाहर का वर्क निकालता हूँ, मतलब ऐसे मान लो, अच्छा सर्किट समझ में आता है ना, ये एक पूरा सर्किट है, सर्किट समझ में आता है। तो अगर मैं वर्क डन आउटसाइड द सर्किट निकालता हूँ, वर्क आउटसाइड द सर्किट, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, W, है ना, कुछ वर्क लगा हमारा ये आउटसाइड द सर्किट, चार्ज को इधर से इधर ले जाने के लिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम लोग वर्क इनसाइड द सर्किट निकालते हैं तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट स्मॉल w से, कि आयंस को इधर से इधर ले जाने के लिए कोई भी मूवमेंट कोई भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज, ठीक है, उनमें कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है, कौन से आयंस है वो, ठीक है, कैटायंस है कि एनायंस है। तो एक हो गया कैपिटल W, एक स्मॉल w, और मैग्नीट्यूड में भी हमेशा बाहर के सर्किट वाला ही ज़्यादा बड़ा रहेगा, ठीक है। चलो, अब अगर हम लोग को दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना आ जाए, जैसे अब अगर मुझे वर्क पता है और मैं बता दूं कि 1 कूलम चार्ज जा रहा है, ठीक है, 1 कूलम चार्ज जा रहा है, तो तुम लोग पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल लोगे, बाहर आउटसाइड द सर्किट भी, इनसाइड द सर्किट भी। क्या करना होगा, बस इसको डिवाइडेड बाय Q कर दो, इसको डिवाइडेड बाय Q कर दो, यही तो होता है पोटेंशियल डिफरेंस, W/Q, वर्क डन पर चार्ज, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। तो ये दोनों हमने काम किया, लेकिन हम इस चीज को अभी तक नहीं समझ रहे थे, जो अंदर का वर्क हो रहा, हम लोग जो पोटेंशियल डिफरेंस मान रहे थे वो ये था, ठीक है।
तो ये हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज करेक्टली कॉल्ड द टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज, वोल्टेज मतलब तुम लोग को समझ में अभी तक आ रहा था, है ना। टर्मिनल मतलब भी तुम लोग को समझ में आ जाएगा, हाँ टर्मिनल टू टर्मिनल, है ना, नाम में ही इसकी डेफिनेशन छुपी है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वर्क है चार्ज को ले जाने के लिए टर्मिनल टू टर्मिनल, ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल तक ले जाने के लिए जो हम लोग को वर्क लगाना पड़ रहा है, ये पोटेंशियल डिफरेंस ये बताता है। जो अंदर वाला है ये, इसको हम लोग कहते हैं वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप, है ना, क्योंकि एक्चुअली ये भी काफी जैसे क्योंकि अब वर्क तो लग ही रहा है तो एनर्जी ये भी खाता है, तो अल्टीमेटली ये वोल्टेज को गिराता है, थोड़ी बहुत एनर्जी ये भी खाता है, तो इसीलिए इसको नाम दे दिया हम लोग ने वोल्टेज ड्रॉप। तो तुम देखोगे तो कि बैटरी पे फॉर इंस्टेंस, चलो दूसरा पेज ले लें दिखाने के लिए कि वोल्टेज ड्रॉप होता है। अगर तुम एक बैटरी मार्केट से लाए, ठीक है, उसमें रीडिंग दी है दैट इज 5 वोल्ट, और तुमने उसको एक पहले सिर्फ वोल्ट मीटर से कनेक्ट करके ठीक है एक वायर लगा दिया, सिर्फ वायर, कोई इस पे लोड नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, कोई अप्लायंस नहीं है, और बस एक वोल्ट मीटर से कनेक्ट किया, तो तुम्हें इसकी रीडिंग मिल जाएगी अराउंड, मान लो 4.9 वोल्ट दिखा दिया, ठीक है 4.9, या फिर वो कुछ भी नहीं खा रहा है तो तुम्हें दिखा देगा क्या पता वो 5 वोल्ट, ठीक है, चलो लेट्स अज्यूम वो 5 वोल्ट दिखा दिया, ठीक है। तो यहाँ तुम्हें नहीं पता चलेगा कि उसने कुछ खाया है कि नहीं, लेकिन जैसे ही तुम यहाँ पे अप्लायंसेस लगाना चालू करोगे, देखो जैसे ही तुमने यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा दिया, तुमने एक बल्ब लगा दिया, और स्विच भी लगा ही दो, अब जब तुम अपना फिर से वोल्टेज चेक करोगे तो तुम्हें दिखेगा कि नहीं वो 5 नहीं, अब वो 4.5 दिखाएगा, चलो इसके लिए अज्यूम करते हैं वो 4 दिखाएगा, 4 वोल्ट। तो 1 वोल्ट कहाँ पे खा गए, तुम लोग ये मत समझना कि इन लोग ने ये वोल्टेज खा लिया, अरे अप्लायंसेस वोल्टेज थोड़ी ना खाती हैं, अप्लायंसेस क्या खाती हैं, करंट खाती हैं, ठीक है, वो तो एम्पियर में, इसीलिए एम्पियर को हमेशा, एम मीटर को हमेशा यहीं पे लगा देंगे अप्लायंसेस के पहले ही, कि पहले ही बैटरी का चेक कर लो कितना दे रही, फिर अप्लायंसेस में जाके वो तो गिरना ही है, इसीलिए एम मीटर को कभी यहाँ नहीं लगे या फिर एंड सर्किट पे नहीं लगाते, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से निकली और यहीं पे लगा दिया गया उसको, है ना। तो वोल्ट मीटर से, हाँ हाँ वही होगा, नहीं बेटा ये कम एनर्जी नहीं दिखाया है, बैटरी 5 वोल्ट की ही है, तुम्हें रीडिंग 4 वोल्ट की बाहर दिखा रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ये चार्ज को 4 वोल्ट में ही वहाँ से वहाँ तक लेते जा रहा है, इसका मतलब अभी भी है कि जो चार्ज है उसको अभी भी 5 वोल्ट लग रहा है, लेकिन हो क्या रहा है, 1 वोल्ट जो एनर्जी मतलब 1 जूल जो एनर्जी है वो अंदर खाली जा रही है ना। तो ये जो डिफरेंस आया 5 और 4 मतलब 1 वोल्ट का, ये इसका वोल्टेज ड्रॉप है, वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। हाँ, इस बैटरी के अंदर ही जो आयंस का मूवमेंट हो रहा है उसमें जो एनर्जी लग जा रही है उससे 1 वोल्ट का ड्रॉप आ जा रहा है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल लाइफ में होता भी है, इसीलिए इसको नाम दे दिया गया वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है, जो नाम है उसके पीछे की थ्योरी भी। वोल्टेज ड्रॉप उतना ज़्यादा आपके कोर्स में नहीं है, टर्मिनल वोल्टेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज को अच्छे से समझना, और ये टर्मिनल वोल्टेज ही है जो अभी तक तुम लोग समझते आ रहे हो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल
ऐसे एक्चुअली तुम लोग का काम बहुत आसान करने के लिए मैं पता है क्या कर दूं, मैं इसको बोल दूं पोटेंशियल डिफरेंस आउटसाइड द सर्किट या फिर आउटसाइड द सेल, हाँ उसका इनसाइड लिख दूं, तो तुम ये पढ़ते ही समझ जाओगे अच्छा क्या मतलब है इसका। इसके लिए लिख दूं कि पोटेंशियल डिफरेंस जी, ये बताता है पोटेंशियल डिफरेंस इनसाइड द सेल, नहीं वो पोटेंशियल डिफरेंस आउटसाइड सर्किट का बताता है, इनसाइड तो तुम्हें डिफरेंस से पता चलेगा। पोटेंशियल डिफरेंस ही बताएगा लेकिन ये बताएगा, क्योंकि हम लोग उसको कनेक्ट ही यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये तो आउटसाइड द सेल आ ही गया। वोल्टेज ड्रॉप पता करने के लिए हम लोग अभी आगे फॉर्मूला जानेंगे, V इज इक्वल टू आई आर के फॉर्मूले से पता करेंगे इसको। जब इस अटैच, जैसे इसमें तो नहीं पता करोगे, इसीलिए जब कोई अप्लायंस नहीं लगा होता है ना तो तुम्हारा कोई वोल्टेज ड्रॉप भी नहीं आता है मोस्टली, लेकिन जब ये सब लगा होता है तो यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस होगा इसका, और इसमें लगाया हूँ ना, इस वाले में नहीं लगाया हूँ, इसमें कोई मैं बोल रहा हूँ जब कोई अप्लायंस नहीं लगा होता है तो वोल्टेज ड्रॉप भी नहीं होता है, ठीक है। जब कोई अप्लायंस लगे होते हैं तब वोल्टेज ड्रॉप आ जाता है। अब देखो जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी तुम्हें, और यहाँ पे एम मीटर लगाया तो तुम्हें आई की वैल्यू मिल गई, और हमें फॉर्मूला मिल जाएगा V इज इक्वल टू आई आर का। बस यहाँ पे क्या करना है, ये जो R हम लोग ले रहे हैं ये तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, यहाँ पे R जो हो जाएगा वो इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा, इसके अंदर का रेजिस्टेंस, और वो टॉपिक अभी हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ेंगे, इसको करेंगे आगे। हाँ शागिर बताइए। हाँ रेजिस्टेंस भी एक लोड है, क्योंकि वो भी तो करंट खा रहा है ना, करंट थोड़ी ना, पर वो अल्टीमेटली क्या कर रहा है, करंट खा ही रहा है, तो करंट को थोड़ी ना फर्क पड़ेगा कि मैं पंखे में जाके यूज हो रही हूँ कि एक रेजिस्टर यूज कर ले रहा है मुझे। उसको अप्लायंस को बचाने के लिए यूज किया जाता है, उसका बहुत बड़ा यूज भी होता है। तुम्हें आर नहीं पता होगा, तुम्हें वोल्टेज नहीं पता होगा, रेजिस्टेंस लगाया भी इसलिए जाता है कि अगर तुम्हें रेजिस्टेंस पता चल गई और तुम्हें करंट पता चल गई तो V इज इक्वल टू आई आर के फॉर्मूले से तुम पोटेंशियल डिफरेंस भी ढूंढ लोगे, ठीक है। इसका बनिया दिमाग चलने लगा कि सर तुम्हारा बनिया दिमाग चलने, सर रेजिस्टेंस में क्यों लगा दूं सर्किट में, मुझे तो अपनी करंट नहीं वेस्ट करनी। गॉट आउट, वॉट आउट नहीं है, वर्क डन आउटसाइड है, आउटसाइड। मैं वर्कआउट क्यों लिखूंगा, अभी तो फिजिक्स की क्लास चल रही है ना। हाँ कुशाग्र, हाँ हाँ तुम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किए हो ना, उसमें था ना लेंथ ऑफ द वायर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, यही था वो। एक्चुअली वो रेजिस्टेंस क्या था, जैसे ये जो हमारा ये अभी वायर लगा है ना, ये भी रेजिस्टर ही है, क्योंकि देखो ये वायर में भी तो ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, क्योंकि ये वायर के पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है उनसे टकराएंगे ही है। तो किसी भी चीज़, जैसे इस वायर में भी रेजिस्टेंस है, किसी भी चीज़ में तुम करंट पास कराओ उसमें रेजिस्टेंस आ जाएगा, और उसको जानने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, थोड़ी देर बाद वो हीट अप कर जाएगा, क्योंकि जब ये कोलिजन होता रहेगा तो एक हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती रहे। हाँ, और तुम लोग एक फैक्टर ये भी पढ़े हो कि जब टेम्परेचर राइज होता है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है, और रेजिस्टेंस के बढ़ जाने से आई की वैल्यू गिर जाती है, ठीक है। तो जब हीट अप हो जाएगा तो आर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आई गिर जाएगा, तो सब इंटरकनेक्टेड है। तो तुम लोग अगर समझ जा रहे हो तो सब कुछ ही समझ जाओगे। चलो इतनी बात हो गई, टर्मिनल वोल्टेज समझ में आया, वोल्टेज ड्रॉप समझ में आया। अब ईएमएफ पे आते हैं। इतना समझने के बाद अब ईएमएफ तुरंत समझ में आएगा। देखो
ईएमएफ क्या है? EMF is the potential difference ब्रैकेट में आउटसाइड द सेल और इनसाइड द सेल, ठीक है। और ये EMF ये देखते ही समझ गए, ये क्या लिखा है? EMF देखते ही समझ गए, पोटेंशियल डिफरेंस आउटसाइड प्लस इनसाइड पूरे सर्किट का, मतलब दिस इज द EMF को अगर मैं बोलूं तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सर्किट, कंप्लीट सर्किट का ये पोटेंशियल डिफरेंस बता देगा तुम्हें, है ना। तो ये होता है हमारा EMF। तो EMF और पोटेंशियल डिफरेंस में बहुत बार डिफरेंस आता है कि बताओ क्या डिफरेंस है दोनों में। अब हमारा EMF की डेफिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस लिखा है कि इट इज पोटेंशियल डिफरेंस, तो सबको लगता है कि एक ही बात तो हुई, क्या पता नाम अलग हो, लेकिन क्या अलग है समझ में आया। इसमें हम लोग क्या कर दिए, जो पोटेंशियल डिफरेंस अभी तक पढ़ रहे थे उसमें वोल्टेज ड्रॉप भी ऐड कर दिए, क्योंकि अभी तक जो पढ़ रहे थे वो टर्मिनल वोल्टेज था, तो आप लोगों ने ऐड कर दिया। तो तुम इसकी डेफिनेशन देखो बड़ी सी लिखी है, लेकिन अब अपने भाषा में भी समझा लोगे कि इट इज द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंटायर सर्किट, दैट इज द सम ऑफ द टर्मिनल वोल्टेज प्लस द सम ऑफ टर्मिनल वोल्टेज एंड द वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। ये करते ही तुम्हारा EMF आ जाएगा। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि जैसे ही तुम्हें समझ में आया बस लिखना यही जो इसमें बताया हुआ है। EMF की ऐसा यूनिट क्या आ जाएगी? वेरी गुड, वोल्ट, ठीक है, क्योंकि इसका मैंने बोल ही दिया पोटेंशियल डिफरेंस, और इसका सिंबल ऐसे डिपिक्ट किया है। हाँ, अरे बेटा तुम फॉलो क्यों नहीं कर रहे हो? ये देखो, ये मैंने कहाँ वो वाली सेल बनाई थी, दूसरी बनाई थी क्या? ये देखो, ये आउटसाइड है, ठीक है, ये वाली आउटसाइड है और ये अंदर वाली इनसाइड है। ये W आउटसाइड जो आउटसाइड सर्किट पे और ये इनसाइड, इन्हीं दोनों का सम कर दिया मैंने। रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा हूं। अंदर बाहर दोनों एनर्जी खर्च होती है ना। तुम नहीं, अगर तुम सिर्फ एक सेल से कनेक्ट कर दो वायर, उसको कैलकुलेट करो तो सेम वोल्टेज दिखाएगा, लेकिन जब तुम उसको एक अप्लायंस से लगा देते हो तब तुम्हारा वोल्टेज ड्रॉप होना चालू होता है। लेकिन वो जो वोल्टेज होता है वो अप्लायंस की वजह से नहीं ड्रॉप होता है, वो अंदर भर जाता है, क्योंकि तुम्हें और ज़्यादा चार्जेस भेजने पड़ते हैं, तो और ज़्यादा आयंस को शिफ्टिंग करानी पड़ती है, तो इसकी भी एनर्जी और खर्च होती है। तो जितने ज़्यादा अप्लायंस गिराओगे, मतलब लगाओगे इसमें, उतना ज़्यादा तुम्हारा वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू आएगी। और मिसकंसेप्शन होता है कि वो अप्लायंसेस की वजह से आ रही है। हाँ, टेक्निकली तो आ रही है, लेकिन वो अप्लायंसेस खा नहीं रहे हैं, वो एक्चुअली बैटरी का लोड बढ़ा दे रहे हैं, तो आयन ज़्यादा इधर उधर हो रहे हैं। मगर ये इतना टेक्निकल तुम लोग को जानने की इस क्लास में ज़रूरत है नहीं, तुम लोग ये सब 11th-12th में समझोगे। और जो तुम्हारा क्वेश्चन था कि अंदर भी रेजिस्टेंस होता है, तो हाँ, उसी को आगे पढ़ेंगे। अंदर भी होता है, बाहर भी होता है, हर जगह रेजिस्टेंस होता है। नहीं, अरे रेजिस्टेंस की वजह से वोल्टेज पे क्यों फर्क आएगा? वोल्टेज के फॉर्मूले में हमारा रेजिस्टेंस आया ही कहाँ? देखो, जब मैं V को निकाल रहा हूं इसकी मदद से, तो V हो जाता है वर्क डन पर चार्ज, तो इस फॉर्मूले में हमारा आया ही कहाँ? R, है ना। और दूसरा अगर हम लोग अरे चार्ज की वैल्यू तो उतनी रहेगी,
तुम्हारा वर्क बढ़ता रहेगा, जिसकी वजह से तुम्हारा वोल्टेज बढ़ जाएगा। और अगर तुम जैसे 5 वोल्ट की जो बैटरी है और उससे कोई भी जैसे कि कुछ भी हम लोग कनेक्ट करते हैं तो जो क्यू होगा हाँ वो सेम रहेगा। जैसे 5 वोल्ट की है तो 5 वोल्ट की जरूर, क्यू 5 वोल्ट नहीं रहेगा। क्यू होता क्या है तुम इतना बताओ, तब मैं तुमको आंसर करूं। बताओ ऐसा यूनिट क्या चार्ज की? चलो अच्छा, बट पूछो कुछ आगे बेटा, पूछो। देखो बेटा, तुम पहले की क्लासेस तो रिवाइज करो। हमारा जो चार्ज है वो हमेशा ही उतना ही कूलम रहेगा, ये हमेशा 1 कूलम रहेगा, हमेशा बढ़ेगा क्या, इसी 1 कूलम को ले जाने के लिए जितना वर्क लग रहा है ये 10 जूल हो सकता है, जिसकी वजह से वो 10 वोल्ट हो जाएगा, 100 वोल्ट हो जाएगा। नहीं, अगर मैं ओम्स लॉ की मदद से चले जाऊं उस पे भी, ओम्स लॉ में क्या कहता है? हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए क्या कांस्टेंट है? आर है, तो V इज इक्वल टू आई आर। तो अगर ये बढ़ता है तो ये भी बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन हम लोग जब, तो प्रैक्टिकल लाइफ में जब रेजिस्टेंस बढ़ता है तो ये भी बढ़ जाता है, लेकिन वो इस वजह से नहीं क्योंकि ये अप्लायंस हमारा वोल्टेज खा रहा है, वो इसको हटाया जा रहा है, क्योंकि देखो आई भी इसी से प्रोपोर्शनल है ना। लेकिन वो सब जानने की जरूरत है नहीं, उनका क्वेश्चन वैसे इस पे था भी नहीं। किसी और का भी कोई क्वेश्चन था ना? पूछो हर्ष, पूछो क्या पूछ रहे थे, कुछ तो तुम लोग बोल रहे थे ना? हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द सेल, नहीं प्रेजेंट एक्चुअली इन अ बैग, एक इसको बैग मान लिया जाता है। और वो नंबर भी तुम्हें याद होना चाहिए, क्या होता है नंबर? 6 माइनस नहीं, क्यों माइनस जाएगा, ये तो नंबर है एक। 6.25 इंटू 10⁻18 इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और पर इलेक्ट्रॉन कितना उन पे चार्ज है, कितना कूलम चार्ज है? 6 इंटू 10⁻−19 क्या कूलम, है ना। इसी को मल्टीप्लाई करते हैं, वो देता है 1 कूलम। चलो ईएमएफ की बात पे थे हम लोग। हाँ, तो ईएमएफ क्या हो जाएगा? ईएमएफ हो जाएगा टोटल वर्क जितना लग रहा है अपॉन चार्ज, या फिर ईएमएफ का तुम दूसरा फॉर्मूला बना लो, टर्मिनल वोल्टेज ऐड कर दो इसी में और वोल्टेज ड्रॉप ऐड कर दो। हाँ, क्योंकि जितना नंबर ऑफ चार्ज निकला है वो तो कांस्टेंट ही है। इसका तो अंदर वाला है ना, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, नंबर ऑफ चार्ज सेम ही रहेगा। इधर आपने जस्ट इसके पहले वाली जो स्लाइड थी उसमें आपने बोला था कि 4 वोल्टेज है, इसी वजह से मुझे कंफ्यूजन है। पर वो वोल्टेज से क्यू पे कोई फर्क नहीं आएगा। ये वाला ईएमएफ, ये फॉर्मूला देखो, ईएमएफ क्या है? ईएमएफ इन दोनों का सम है, आउटसाइड द सर्किट जितना हमारा वर्क लग रहा है और इनसाइड द सेल जितना वर्क लग रहा है। तो आउटसाइड द सर्किट, आउटसाइड द सेल हमारा उसका फॉर्मूला ये आया, वर्क डन उसको मैंने कैपिटल से डिनोट किया अपॉन क्यू, और इनसाइड द सेल स्मॉल से डिनोट किया अपॉन क्यू। दोनों को ऐड कर दिया, मतलब पूरा इंटायर जितनी एनर्जी लगी अपॉन जो चार्ज इधर उधर गया, उसको जब हम लोग ने किया तो आ गया। तो उसके 2 फॉर्मूले हैं, तुम लोग टोटल वर्क अपॉन चार्ज कर दो या इन्हीं दोनों को ऐड कर दो, है ना। अगर तुम बाहर वाला जितना काम हुआ और अंदर वाला जितना काम हुआ उसको ऐड करोगे तब भी तो टोटल काम आ जाएगा सर्किट का। हाँ, बुक में तो यही फॉर्मूला बताया है, लेकिन ये एक एडिशनल फॉर्मूला है कि अगर तुम्हें दे देता है कि टर्मिनल वोल्टेज इतना है और हमारा वोल्टेज ड्रॉप इतना है, तो बताओ ईएमएफ कितना होगा, तो क्या कर देना, बस ऐड अप कर देना।
क्या सर इधर ब्रैकेट में लिखा है दैट इज ओनली आउटसाइड द सेल एंड नॉट इनसाइड द सेल। कहाँ क्या सर जहाँ पे V इक्वल टू W अपॉन Q किया है। क्या कहाँ पे? ये वाला है ना सर? हाँ सर यहाँ दिया ना सर ओनली आउटसाइड द ये देखो तुम टर्मिनल वोल्टेज पर, ये है EMF। ठीक है। देखो ये अब आ गया, ये प्लस ये आ गया ना। इन सबको कॉपी कर लो, जो भी इसमें से इम्पोर्टेंट लगे कॉपी कर लो। EMF और टर्मिनल वोल्टेज के बीच में भी डिफरेंस आता है। आज होमवर्क किया था सिद्धार्थ अपना? आगे बढ़े। फोन क्यों चला रहे हो भाई क्लास में? नहीं चल रहा तो मत चलाओ ना, वो भी मना कर रहा है क्लास में नहीं चलूंगा। नया फ़ोन ले लिया। मैंने तो अभी तो रिकॉर्डिंग चल रही है। चलो अब कुछ आगे क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो उन्होंने पूछा था कि सर बाहर भी रेजिस्टेंस अंदर भी रेजिस्टेंस, क्या करूं इतनी रेजिस्टेंस, हर जगह मुझे गाली पड़ती है। चलो इस अरेंजमेंट से अगर मैं पूछूं कि क्या तुम लोग मुझे बता लोगे EMF, वोल्टेज ड्रॉप और टर्मिनल वोल्टेज, तो कौन कौन हाँ बता लेगा? तुम लोग को बताना है इस अरेंजमेंट से, मतलब मैं अभी मैग्नीट्यूड नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ इतनी चीज़ें दे दिया हूँ तुम्हें, और मैं बोल दूं कि इससे क्या तुम मुझे बता, मतलब ये जो सब रीडिंग्स आएंगी क्या वो सब देख देख के तुम बता पाओगे EMF, टर्मिनल वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉप? बता लोगे? चलो जो जो बता रहा है बताना कैसे बताओगे, कौन सबसे पहले बताएगा? अच्छा बताओ, तुम ही बताओ। बस टर्मिनल वोल्टेज निकाल। तुम टर्मिनल वोल्टेज कैसे निकाल पाओगे? सर इस पे वोल्टमीटर पे आ गया। ठीक है। हाँ बेटा कुशाग्र, तुम अब EMF कैसे निकालोगे? EMF तो नहीं, मैं
निकाल सकता हूँ हाँ। रेजिस्टेंस दोनों कैलकुलेट दूसरी रेजिस्टेंस कहाँ दिख रही? सर एक ही रेजिस्टेंस इसको देख के, ये आर देख के तुम, पर इस आर से तुम्हें कैसे पता चलेगा वोल्टेज ड्रॉप? वोल्टेज ड्रॉप तो इसके अंदर होगा, वोल्टेज ड्रॉप तो यहाँ पे आएगा, बैटरी के अंदर तुम झांक नहीं सकते हो। सर वोल्टमीटर से देख लेंगे उससे तो कुछ और पता चलेगा। नहीं सर, क्योंकि क्या बोलते हैं एक वोल्टेज कम हो जाएगा। नहीं नहीं, वो इस पे तो रीडिंग थोड़ी ना दिखाएगी सर एक कम हो गया, इस पे तो सिर्फ वही रीडिंग दिखाएगी। जितना वो प्रोड्यूस कर रहे हैं हाँ हाँ, तो जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे पता चल जाएगा ना, क्योंकि नहीं, गलत। अवरल आप ही बचे हैं, आप ही बता सकते हैं कुछ भी, आप जो जो आप बता पाए। वोल्टामीटर आप बता पाएंगे, तो वोल्टामीटर क्या बताएगा हमें? 3 चीज ढूंढनी है, क्या क्या? द वोल्टेज ड्रॉप, हाँ नेट वोल्टेज और ईएमएफ। हाँ, तो अभी तक मुझे सिर्फ सही आंसर मिला है टर्मिनल वोल्टेज का निकालने का प्रक्षत द्वारा। ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉप, अभी तक ये हो गया है। टर्मिनल वोल्टेज का एडिशन ही तो है ना EMF। तो वोल्टेज ड्रॉप ही कैसे आ रहा है? वो तो नहीं आया ना। क्या फीडी? हाँ वोल्टेज ड्रॉप। सर EMF निकाल सकते हैं ईएमएफ निकाल लोगे? अब कैसे निकालोगे? सर, वो जो सेल का पैकेट है उसमें। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, देखो मैंने तो सेल पे कुछ लिखा ही नहीं है। जैसे रीडिंग निकालना है हाँ, तो वोल्टेज तुम लोग वोल्टेज ड्रॉप ही बोलो, तुम लोग वीडी एफडी सब पता नहीं क्या क्या। वोल्टेज ड्रॉप जो है सर, क्या बोलते हैं, जो नीचे इसमें वोल्टमीटर में वोल्टेज दिखाएगा वो वोल्टेज ड्रॉप। वो एक्चुअली वही उसने बताया, वो टर्मिनल वोल्टेज होगा, अक्रॉस द टर्मिनल्स बताएगा ये, वोल्टेज ड्रॉप नहीं बताता है वोल्टमीटर। हाँ हाँ अंदर होगा, हाँ हाँ अंदर होगा, एकदम सही है। वो बैटरी के अंदर का ही पोटेंशियल डिफरेंस है वो, तो वोल्टेज ड्रॉप ही नहीं बताया तुमने अभी तक। हाँ मैंने एम मीटर इसी तो लगाया है, देखो मैग्नीट्यूड तो बताना ही नहीं है, मैग्नीट्यूड तो बताना ही नहीं, मैंने अभी तक मैग्नीट्यूड तो बताया ही नहीं, तो कैसे तुम कूलम बता रहे हो? क्या पता मिनी कूलम हो। देखो सिर्फ अब तो तुम क्वेश्चन ही नहीं समझे हो, सिर्फ एक ही इंसान ने अभी तक सही आंसर दिया। देखो एक और तुम लोग को अलाउ कर दे रहा हूँ, तुम इस सर्किट को चेंज भी कर सकते हो अपने हिसाब से, कि तुमने पहले कुछ और करके कुछ और ले लिया, फिर कुछ और रीडिंग बता दी। ठीक है, अब दिमाग दौड़ाओ। नहीं, वोल्टेज ड्रॉप नहीं मिला है, सिर्फ टर्मिनल वोल्टेज मिला है। सर देखिए इनसाइड आर पे नहीं, उस पर तो करंट मिलेगा तुम्हें। हर जगह हो जाएगा, फिर उसके बाद एक सही होगा नहीं बेटा, तुम लोग तो समझ ही नहीं, यहाँ पे तुम्हें नहीं पता चलेंगे वोल्टेज ड्रॉप। बताओ कुछ आगे। बहुत अच्छे इंजीनियर बनोगे। अच्छा स्विच पे मिलेगा तुम्हें वोल्टेज ड्रॉप। सर वोल्टेज ड्रॉप सर जो एक्चुअल वोल्टेज है और जो टर्मिनल वोल्टेज आ रहा है उसको माइनस करेंगे तब आएगा। हाँ अब तुमने दिमाग दौड़ाया है। हाँ सर वही तो सर हाँ हाँ बहुत बढ़िया। कैसे तुम लोग एक ही तरीके सोचते हो। नहीं नहीं सही में सर जो आउटसाइड ईएमएफ जैसे ही तुम लोग वोल्टेज ड्रॉप ढूंढ लिए फिर ईएमएफ ढूंढ लोगे, तो वोल्टेज ड्रॉप ही सबसे मुश्किल है ढूंढना। अभी तक नहीं बताया बेटा तुम कुछ भी नहीं, उसने तो बताया तरीका ढूंढने का, अभी तक उसने ढूंढा थोड़ी ना है। सर तरीका सही है। हाँ तरीका एकदम सही है, लेकिन तुम एक्चुअल वोल्टेज कैसे जानोगे? सब कुछ हटा के सर डायरेक्ट वेरी गुड, अब इसने सही चीज़ पकड़ी। हमने बोला ना मैं अलाउ कर रहा हूँ तुमको अरेंजमेंट चेंज कर लो, तो सबसे पहले कर लो इस बैटरी को, इस अरेंजमेंट हटाओ और अब जानो इसका पोटेंशियल डिफरेंस।
इसको मैंने नहीं, बुक में नहीं दिया है ये तो मेरा ही क्वेश्चन था। इसको मैंने ऐसा अरेंजमेंट लगा के ये वोल्ट मीटर लगाया। अब ये कुछ वोल्ट मीटर, चलो अब मैं थोड़ा बहुत नंबर लेते आता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसने मुझे दिया 5 वोल्ट, तो मुझे पता चल गई ठीक है ये 5 वोल्ट की बैटरी है मेरी, तो मैंने 5 वोल्ट की बैटरी बना ली इसको, अब मुझे नंबर मिला। अब मैंने इसके साथ अप्लायंसेस जोड़े, अब मुझे वोल्ट मीटर पे रीडिंग मिल रही है 4 वोल्ट की, ठीक है। तो मुझे पता चला अच्छा टर्मिनल वोल्टेज मेरा अब 4 वोल्ट का बन गया है। तो देखो मेरा मतलब है जो 5 वोल्ट बैटरी पे लिखा है ना, मतलब मेरा ईएमएफ है 5 वोल्ट, मेरा टर्मिनल वोल्टेज है 4 वोल्ट, और मेरा जो वोल्टेज ड्रॉप है वो इन दोनों का डिफरेंस है जो कि है 1 वोल्ट, ठीक है। अगर मैं क्या बताया बेटा, बस मैंने नंबर, अच्छा चलो अगर मैं सबके आगे 0 0 लगा दूँ तो गलत हो जाएगा ना, 50 50 40 10 कर दूँ, मगर तुम लोग ऐसा कि आर पे मिल जाएगा जैसे छुपा हुआ है, बस कहीं से ढूंढो, सही यहाँ मिल जाएगा हमें। थोड़ी देर और बोलते सर मंत्र फूकना पड़ेगा। चलो समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब जो इंटरनल रेजिस्टेंस की बात थी, अच्छा चलो अगर ये सब ना दिया हो, मतलब नहीं, टाइम लगेगा, तुमको जाना हो तुम जा सकते हो, अभी कम 10 मिनट लगेगा, ठीक है, 10-15 मिनट लग सकता है। 5:30 के बाद, 6:30 के बाद 10-15 मिनट शायद और लगे, 5:40 तक, 6:40 तक। जिसको जाना है वो जा सकता है, जिसको रुकना है वो रुक सकता है। चलो अब इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करते हैं। अब हम लोग बात कर ही रहे थे कि इवन कंडक्टर्स हैव रेजिस्टेंस इन देम, तो सेल के अंदर भी रेजिस्टेंस चलता रहता है। अब ये रेजिस्टेंस, ये ऑब्स्ट्रक्शन किसको ऑफर हो रहा है? क्या हो गया? हाँ पूछो पूछो पूछो, अरे पूछ लो। सर वो तो उस पर डिपेंड करेगा ना कि सेल का वोल्टेज कितना है। हाँ ये एक फैक्टर होगा, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ ये ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा किसको? चार्ज को मिलेगा कि किसको मिलेगा? ऑब्स्ट्रक्शन मतलब बाधा किसके लिए है? ये जो इंटरनल, जैसे अगर मैं इस पे लेते आऊँ तो जो रेजिस्टेंस मैंने बाहर लगाया वो बताएगा कि जो चार्ज को ऑब्स्ट्रक्शन मिला है, मतलब चार्ज जा रहा है, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे, ये वायर ये खा रहा है। हाँ बहुत बढ़िया। पूरा रिकॉल कराना पड़ता है तब तुम लोग समझ पाते हो क्वेश्चन। चलो, तो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है एक्चुअली द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर टू द आयंस, अंदर आयंस घूम रहे हैं उनको जो ऑब्स्ट्रक्शन मिल जाता है। ठीक है बेटा, ठीक है। तो अंदर आयंस चलते रहेंगे, अब इनको जो ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा वो हो जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस वर्ड है तो एसआई यूनिट वही चलेगी और उसको कैलकुलेट करने का तरीका भी वही रहेगा। अब कोई मुझे बताएगा आर का फॉर्मूला? हाँ वेरी गुड, ठीक है। ये फॉर्मूला कहाँ से आया तुम बताओ कुशाग्र? हाँ वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन, पहली बात तो v छोटा हो जाता है, v इज इक्वल टू, अब ये v भी कौन सा है कोई बताएगा? ये वोल्टेज ड्रॉप है, वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू I सेम ही रहेगा और R, ठीक। चलो अगर मैं इस बैटरी को अब खोलता हूँ और इसके अंदर का अरेंजमेंट रिप्रेजेंट करता हूँ तो मुझे क्या दिखाना होगा? कुछ नहीं, इलेक्ट्रोलाइट दिखाऊंगा मैं, 2 इलेक्ट्रोड्स दिखा दूंगा, यही है एक बैटरी बंद में, और जैसे ही मैं इसको एक वायर से कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है, तो या फिर वायर से अभी नहीं भी कनेक्ट करता हूं तब भी आयंस तो यहाँ पे फ्लो ही करते रहेंगे, लेकिन इनके कनेक्ट होते ही ये फ्लो और तेज हो जाएगा क्योंकि चार्जेस और मतलब
हाँ बहुत ज़्यादा कम होती है, क्योंकि एक्चुअली आयंस का फ्लो चलता रहता है। हाँ, मगर ये ना के बराबर होगा। जो रखी हुई बैटरी होता है उसकी सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि वो लीक हो जाती है। ठीक है, हाँ बह जाती है। अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो डाइल्यूट होता रहता है अपने टाइम के साथ साथ। जैसे कि अगर 1 साल तक रख दिए तो वो बनेगा। हाँ मगर जो अच्छी ब्रांड के ड्यूरासेल वगैरह वो सब नहीं होती है, लेकिन जो जैसे एवर रेडी ये सब लीक हो जाती हैं। तो तुम किसी अपने टॉय में डाल के छोड़ दो या रिमोट में, तुम देखोगे रिमोट ख़राब हो जाएगा क्योंकि वो लीक हो जाती है। वो रिपोर्ट को कैसे खराब कर देता है? क्योंकि वो भी तो कॉयल है, तो उसमें से जो लीक होता है फिर वो रस्टिंग कॉज करता है। हाँ, वो बैटरी ही उसका कॉज है। तो बैटरी हमेशा निकाल दिया करो किसी चीज़ को नहीं चला रहे हो तो। तुम एक कदम आगे कैसे आ गए? अभी अभी तो तुमने रीज़न जाना था कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों होता है। चलो, अब यहाँ से आयंस फ्लो हो रहे हैं। वो H2SO4 वाला एग्जाम्पल इस पे भी चलाते हैं। H प्लस आयन, SO4 आयन, ये चले पड़े हैं इधर से उधर। ठीक है, और वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकालते हैं वो तुम्हें पता चल गया। इस पे अरेंजमेंट बैठा लेना, दोनों का डिफरेंस निकाल के ये आ जाएगा। और आई कैसे आ जाएगा? क्या करना है, बस एक एम मीटर लगा दो, है ना, हमें आई भी पता चल जाएगा। और फिर क्या, हमें सब पता चल गया तो आर को इधर कर देना, वी अपॉन आई कर देना, तो हमें इंटरनल रेजिस्टेंस भी पता चल जाएगी इसकी। ठीक है, और अगर हमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जानना है जो कि असल में रेजिस्टेंस होती है, वो कैसे जानोगे? करना क्या है, बस एक रेजिस्टर लगा दो। अरे यहाँ पे एम मीटर लगा के लगा दो, हो जाएगा हमारा काम। ठीक है, हमें यहाँ से एक वी भी लगाना पड़ेगा, बस वी आई कर देना, हमें आर पता चल जाएगा अपना। वैसे तो रेजिस्टर भी हमें वैल्यू देता रहता है, रेजिस्टर के ऊपर लिखा होता है 2 ओम 3 ओम 4 ओम। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसे कैलकुलेट करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप अपॉन करेंट। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत अभी तक? कोई दिक्कत नहीं? चलो, बस थोड़ा सा टॉपिक बचा है। अब फैक्टर्स की बात करते हैं। पहली बात, फैक्टर्स अफेक्टिंग द ईएमएफ। ईएमएफ एकदम अच्छे समझ में आया ना? ईएमएफ में कोई दिक्कत तो नहीं। पूरे सर्किट में जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी बात करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस अगर समझ में आया तो ईएमएफ भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द ईएमएफ। ईएमएफ बहुत पूछता है एग्जाम में। 2 ही फैक्टर है इनके, बस द मटीरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड और दूसरा मटीरियल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। हाँ, टर्मिनल वोल्टेज और सेक्स में बाजू में 4 होगा, क्योंकि वो सब तो उन्हीं फैक्टर्स में आ जाएंगे। जैसे अभी तुम देखोगे तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस एकदम अलग है, फैक्टर अफेक्टिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब वो सारी चीज़ें कंबाइन करके हमें वोल्टेज ड्रॉप दी, फिर बाहर की सारी चीज़ें कंबाइन करके हमें टर्मिनल वोल्टेज दी, तो उनका इफेक्ट इनमें क्यों लेके आए? वही बातें क्यों दोहराएं फिर से? लेकिन ये दोनों कायदे से तो उसके आंसर वोल्टेज ड्रॉप के बोल क्या? नहीं, वोल्टेज ड्रॉप उसके तो फॉर्मूला से वो तो मैग्नीट्यूड बता देगा। ईएमएफ का एक्चुअली तुम्हारे बुक में कहीं दिया ही नहीं है फैक्टर्स अफेक्टिंग, मैंने बस लिखवा दिया है। नहीं, ये फैक्ट कहाँ दिया है? 188 जिसमें सर भाई इलेक्ट्रोमोटिव दिखाओ। अच्छा, दिया है मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड।
दिया तो हुआ है, तो अच्छा ही हुआ फिर तो बता दिया, क्योंकि पुरानी एडिशन की बुक में नहीं दिया था। तो ये एक्चुअली एक कैरेक्टरिस्टिक होता है सेल का। तो हर सेल का अपना खुद का ईएमएफ होगा, और हर सेल का अपना खुद का ईएमएफ क्यों है? क्योंकि उनका इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड का नेचर अलग अलग है, मटेरियल अलग अलग है, ठीक है। तो ईएमएफ तो सही है। अब हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस देखना है लास्ट। हाँ हाँ, जो अंदर भरा रहता है ना केमिकल, वही इलेक्ट्रोलाइट इंटरनल। मटेरियल मतलब कितने ज़्यादा उसमें कंसंट्रेशन है, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट भी है वो कितना कंसंट्रेशन है, उस पर फ़र्क पड़ेगा। जैसे अगर हमने कंसंट्रेशन उसकी बहुत ज़्यादा कर दी तो वो उतना कम आयोनिक होगा, तो इट विल ब्रेक इनटू लेसर आयंस। लेसर आयंस में ब्रेक होगा तो लेसर चार्ज निकालेगा, लेसर चार्ज निकालेगा तो करंट भी कम फ्लो होगा। इतनी चीज़ें नहीं अभी इस क्लास में जाननी है। क्या होता है? अच्छा वो लिखा क्या? हाँ, इंटरनल रेजिस्टेंस, रेजिस्ट बुक में तो दिया है ना। हाँ, अब देखो बुक में इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है इन चारों फैक्टर्स का, तो तुम्हें एक्सप्लेनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस तुम लोग देख लो किससे क्या बढ़ने से, बस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशनशिप जान जाओ। थोड़ा बहुत अगर किसी को जानने की इच्छा होगी तो बता भी दूंगा। सबसे पहला बोला है द सरफेस एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना, तो अगर वो पूछ लिया है स्टेट द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, तो वो कौन सा रेजिस्टेंस है? एक्सटर्नल है, तो उस पर अलग चीज़ें लिखना कि लेंथ ऑफ द वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, और हमारा टेम्परेचर बहुत बड़ा रीज़न है, तो वो सब लिखना। लेकिन अगर उसने बोल दिया फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस, उसमें वो सब मत लिखना, क्योंकि यहाँ पे भी वो बातें रिपीट नहीं होंगी एक को छोड़ के। तो इसमें क्या होगा? सरफेस एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, ठीक, मतलब हमारा इलेक्ट्रोड कितना बड़ा होगा या फिर कितना छोटा होगा इलेक्ट्रोड, इस पे डिपेंड करेगा हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस। और कैसे? इनवर्स रिलेशनशिप है। तो अगर हमने सरफेस एरिया बढ़ा दिया इस इलेक्ट्रोड का, अरे वाह, बहुत बढ़िया, यही है उसका एक्सप्लेनेशन भी, ठीक है। अगर मैं बड़ा रखता हूँ तो आयंस को वो जल्दी कैचअप करेगा। मेन एम ही वही है कि आयंस को इलेक्ट्रोड पे बैठा ले, तो नेगेटिव आयंस इस पे बैठ जाएंगे, पॉजिटिव वाले इस पे, ठीक है। यही इसका एक्सप्लेनेशन है, लेकिन एक्सप्लेनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है और याद रखने की भी नहीं है। समझ गए हो तो ठीक है। दूसरा, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। क्या करने के लिए? इलेक्ट्रिसिटी की बात क्यों आ गई? अभी तो सिर्फ रेजिस्टेंस की बात हो रही है। तो अगर तुमने सरफेस एरिया बढ़ा दिया तो तुम्हारा रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अपने रेजिस्टेंस की मदद से अपना आई ढूंढ लेना। फिर डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एकदम सही बात है। तुमने डिस्टेंस ही बढ़ा दी दोनों इलेक्ट्रोड्स की, तो अब दोनों आयंस को बहुत दूर दूर ट्रैवल करना है। लेकिन तुम वो लिख नहीं सकते हो। अरे लेंथ ऑफ द वायर लिख दोगे इसमें, ये तो बैटरी के अंदर की चीज़ है, वायर की तो बात ही खत्म हो गई। फिर
बेटा ये देखो, रामायण खत्म होने के बाद कभी मत पूछा करो राम जी कौन थे। चलो, नेचर एंड concentration of the electrolyte। देखो, अगर तुमने कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है तो तुम्हारा रेजिस्टेंस हाँ बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब तुम्हारे दिमाग में ये भी आएगा कि सर मैं तो बहुत डाइल्यूट कर दूं, लेकिन ज़्यादा तुम डाइल्यूट भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक हद तक डाइल्यूट करोगे तो रेजिस्टेंस कम होता रहेगा। देखो, रेजिस्टेंस अगर नहीं निकाल पा रहे हो तो करंट निकाल लो। अगर करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है मतलब रेजिस्टेंस कम है, करंट कम फ्लो हो रहा रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो अगर हमें क्या करना है, हाँ, अगर हम इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करते गए, ठीक है, उसमें उसका कॉन्सेंट्रेशन कम करते गए, मान लो पानी मिलाते गए, तो एक पॉइंट तक ठीक है, वो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम लाएगा, लेकिन उसके बाद वो आयंस की प्रॉपर्टी खो देगा। इसको चलो समझते ही हैं, पहले इसका डाल दे रहे हैं। तो इसको लिख ही लेना कि इफ वी इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट द आर विल इंक्रीज। ठीक है, इसको बढ़ाएंगे तो आर भी बढ़ेगा। अब इसको समझने के लिए इस पे आ जाओ। इस पे देखो, अगर मैंने इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया, इसको बहुत कॉन्सेंट्रेटेड कर दिया, तो कॉन्सेंट्रेटेड में क्या दिक्कत आती है, आयंस जल्दी ब्रेकअप नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो इसकी जो आयनिक प्रॉपर्टी है, हाँ, कम हो गई कॉन्सेंट्रेटेड करने से ना, कम आयंस में। बस 2 मिनट और है, लास्ट पॉइंट डिस्कस करना है। आयनिक प्रॉपर्टी कम हो जाएगी, तो आयंस ही नहीं ब्रेक होंगे तो फिर कैसे फ्लो होने वाला। आयंस नहीं ब्रेक होंगे तो चार्जेस नहीं निकलें। जब आयंस ब्रेक होते हैं तभी चार्ज फ्लो होता है। ठीक है, इसमें थोड़ी केमिस्ट्री है, जितने आयन टूटेंगे उतने ही चार्ज भी निकलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं दूसरी चीज़ करूँ, इसको मैं बहुत डाइल्यूट कर दूँ तो ये बचेंगे ही नहीं उतने आयंस। अब तो H2O आ गया। अरे बस 2 मिनट। ठीक है, बता दो। अच्छा, बस एक ही इंसान को दिक्कत नहीं होती है, बाकी सबको दिक्कत होती है। चलो, लास्ट है द टेम्परेचर इनसाइड द सेल। यही है ना, टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। टेम्परेचर ऑफ द क्या, हाँ, मैच कर रही हैं, लेकिन हर जगह देखो इलेक्ट्रोलाइट वर्ड आ रहा है, और वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने से हमारा रेजिस्टेंस बढ़ जा रहा था, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने से इंटरनल रेजिस्टेंस गिर जाएगा। हाँ बेटा, तुम फिर से पूछ लिए वही लास्ट में सबसे। ये एक्चुअली टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रोलाइट का वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ जाता है तो ज़्यादा जगह मिल जाती है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाते हैं तो बढ़ता है ना, तो वॉल्यूम बढ़ने से और जगह मिलती है कि आयंस इधर उधर मूव कर पाए। ठीक है, पर इनमें से किसी का भी रीज़न आपको देने की ज़रूरत नहीं है, और मोस्ट प्रोबेबली ये नहीं पूछा जाता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पूछा जाता है, और उसको अच्छे से याद कर लेना, साथ साथ इसको भी करना, कुछ इग्नोर मत करना। ठीक है, आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं, आप लोग जा सकते हैं। अगली क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स सीरीज और पैरेलल। ठीक है, इससे बहुत क्वेश्चन आता है। चलो, थैंक यू।